हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ 3-0 से बाजी मार ली, सुपड़ा साफ कर दिया, क्लीन स्वीप कर ली, व्हाइट वॉश कर दिया। अब नजरें जो है ना वो चैंपियंस ट्रॉफी पर टिकी हैं, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी को हासिल करना है। 2013 वाली कामयाबी जो है वो दोहरानी है। सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट पहला सवाल तो यही है कि भाई टीम इंडिया अपने मिशन चैंपियंस ट्रॉफी पर दुबई कब जा रही है। चलिए जी, इसका जवाब हम आपको देते हैं कि कब जा रही है और कहां से जा रही है। 15 फरवरी को दुबई रवाना होगी टीम इंडिया। मुंबई से फ्लाइट पकड़ेंगे टीम इंडिया के सारे खिलाड़ी। इसका मतलब यही है कि भाई अभी जब थर्ड फाइनल ओडीआई हुआ उसके बाद ज्यादातर खिलाड़ियों ने जो है वो मुंबई का ही रुख किया है। दुबई जाने से पहले जो है वो कैप्टन रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। और ये आपको बता दें कि आखिरी वक्त पर यशस्वी जायसवाल की जगह वरुण चक्रवर्ती को टीम में शामिल किया गया है। और बुमराह क्योंकि फिट नहीं हो पाए तो हर्षित राणा को जो है वो फाइनल 15 के अंदर जो है वो जगह यहां पर मिल गई है। और जो इंफॉर्मेशन आ रही है, प्रैक्टिस मैच टीम इंडिया वहां पर नहीं खेलेगी। जो टीमें पाकिस्तान में खेलेंगी, क्योंकि इंडिया के मैचेस तो हाइब्रिड मॉडल में दुबई में हो रहे हैं, जो टीमें पाकिस्तान में खेल रही हैं उनके लिए शाहीन्स, पाकिस्तान शाहीन्स की 3 टीमें बनाई गई हैं जो प्रैक्टिस उनको करवाएंगी। टीम इंडिया कोई प्रैक्टिस मैच नहीं खेल रही है, तो अपने आप नेट्स में तैयारी करेंगे और फिर 20 तारीख को जो है वो टीम इंडिया का यहाँ पर हिसाब किताब जो है वो रहेगा। तो टीम इंडिया एक बड़े हुए हौसलों के साथ जाएगी। आयुष, चैंपियंस ट्रॉफी का एक थोड़ा मोटा मोटा बता दें कि भाई यहाँ पर जो है कितनी टीमें खेल रही हैं, व्हाट इज द प्राइज मनी एंड ऑल, और कितने मैचेस एक्चुअली होने वाले हैं। देखिए फाइनल कब है? एग्जैक्टली फाइनल आपको 9 मार्च को होने वाला है। शुरुआत इसकी होगी 19 फरवरी से। राइट, 19 फरवरी से टूर्नामेंट शुरू होगा। टीम इंडिया का आपको बता दें, क्योंकि इंडियन फैंस ज्यादा इंडियन टीम के ही पर्सपेक्टिव में पूछते हैं, 20 तारीख को टीम इंडिया का पहला मैच होने वाला। 19 तारीख से टूर्नामेंट शुरू होगा। पाकिस्तान की जो टीम है, जो होस्ट नेशन है, उसके मुकाबले के साथ शुरुआत होगी इस चैंपियंस ट्रॉफी की। ये 8वां एडिशन है चैंपियंस ट्रॉफी का। 1998 से इस चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत हो चुकी थी। और इसमें खेलती कौन सी टीम है? अब आप बोलेंगे कि इसमें केवल 8 टीमें क्यों खेलती हैं? 8 टीमें इसमें खेलती हैं। पहले तो आपको यह बता दें, अब 8 क्यों खेलती हैं? वर्ल्ड कप में तो और भी टीमें होती हैं। एक्चुअली क्या है कि आईसीसी की जो टॉप 8 टीमें होती हैं रैंकिंग वाइज, और दो पिछला जो वर्ल्ड कप होता है 2023 वर्ल्ड कप में भी जो 8 टीमें थी, उनके हिसाब से वो टीमें क्वालिफाई करती हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। और इसीलिए जो टॉप 8 रैंकिंग वाइज टीमें हैं आपको वही देखने को यहां पर मिलेंगी। इनफैक्ट जो होस्ट नेशन होता है, अगर वो टॉप 8 से बाहर है तो उसको भी एक लैटरल एंट्री मिल जाती है। लेकिन चूंकि होस्ट नेशन पाकिस्तान ऑलरेडी टॉप 8 रैंकिंग के अंदर है, पाकिस्तान भी इसका हिस्सा है। 9 मार्च को फाइनली इसका फाइनल होगा। और भारतीय टीम का जो पहला मैच है वो 20 तारीख को शुरू होगा। उसके बाद 23 तारीख को द मोस्ट अवेटेड इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होगा। और फाइनली फिर मार्च के महीने में जाके 2 मार्च को इनफैक्ट टीम इंडिया का तीसरा मैच और आखिरी लीग मैच होगा। 4-4 के ग्रुप में, 2 ग्रुप्स में बांटा गया है टीमों को। 4 टीमें एक ग्रुप में, 4 टीमें एक ग्रुप में। अगर इंडियन टीम की बात करें या हमारे ग्रुप की बात करें तो इंडियन ग्रुप में बांग्लादेश है, इसके साथ आपको इंडिया की टीम मिलेगी, न्यूजीलैंड है और पाकिस्तान होस्ट नेशन है। ग्रुप बी की बात करें तो ग्रुप बी में आपको अफगानिस्तान की टीम नजर आएगी, साउथ अफ्रीका नजर आएगी, इंग्लैंड की टीम नजर आएगी और ऑस्ट्रेलिया की टीम नजर आएगी। तो ये 8 टीमें हैं और फाइनली मोटा मोटा ये स्वरूप है। एग्जैक्टली ये स्वरूप है। 19 तारीख से शुरू होकर 9 मार्च तक ये कारवां चलेगा। चैंपियन टीमें भिड़ेंगी और चैंपियन ऑफ चैंपियंस यहां से निकल के बाहर आएंगे। उम्मीद करेंगे टीम इंडिया ही चैंपियन बनकर बाहर निकले। बिल्कुल, और टीम इंडिया के सारे मैचेस जो है वो दुबई में होंगे, चाहे वो फाइनल हो, सेमीफाइनल हो। अभी तो लीग मैचेस खेल रही हैं, सारे मैचेस जो है वो दुबई में ही यहां पर खेले जाएंगे। इससे बेटर प्रिपरेशन वैसे टीम इंडिया की नहीं हो सकती थी। जिस तरीके से आपने अप्रोच किया है, आपने T20 सीरीज जीती, उसके बाद ओडीआई सीरीज जीती, एक पूरी तरीके से बेटर प्रिपेयर टीम जो है ना वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नजर आ रही है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस तो हमेशा रहते हैं, वो हर टीम के साथ रहते हैं, मगर ये कि हाँ मोटे मोटे क्वेश्चंस आंसर हो गए। अगर जसप्रीत बुमराह का एक वो बड़ा सा होल गैप छोड़ दिया जाए तो बाकी बेसिस जो है वो सारे जो है वो कवर्ड यहां पर नजर आते हैं। मगर स्ट्रैटेजी वाइज जो है ना वो सवाल उठ रहे हैं, जाने से पहले सवाल उठ रहे हैं कि भाई टीम इंडिया ने अपने 15 के दल में, हर टीम 15 चुन सकती है, 15 के दल में 5 स्पिनर्स को जो है ना वो जगह दी है। 5 स्पिनर्स को, किसी ने भी इतने स्पिनर्स को जगह नहीं दी। बिल्कुल बता देता हूं जी, टीम इंडिया के 15 सदस्यीय दल में 5 स्पिनर्स हैं। इसमें मतलब स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स भी हैं, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, ठीक है। किसी भी दूसरी टीम में 5 स्पिनर शामिल नहीं हैं। पाकिस्तान की टीम का ये कर दें, मेजबान है भाई, चलो एक तरीके से सिर्फ 1 स्पिनर है,
ठीक है, अबरार अहमद मेरे ख्याल से उनको शामिल किया गया है। दुबई स्टेडियम में अगर बात करें, जहां पे टीम इंडिया को अपने मैचेस खेलने हैं, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, तो वहां पर स्पिनर्स जो हैं वो ज़्यादा कामयाब होते हैं। नहीं, स्पिनर से ज़्यादा कामयाब वहां पर पेसर्स होते हैं, मतलब तेज़ गेंदबाज ज़्यादा कामयाब रहे हैं। फिर भी 5 स्पिनर जो हैं वो चुने गए हैं। 58 वनडे मैच हुए हैं जी, हवाबाजी की बात नहीं, 58 वनडे मैच हुए हैं, 466 विकेट पेसर्स ने निकाले हैं और 334 विकेट जो हैं वो स्पिनर्स को यहां पर मिले हैं। मतलब कि तेज गेंदबाज ज्यादा विकेट लेने में यहां पर कामयाब हो रहे हैं अगर आप कंपैरिजन करें स्पिनर्स की। मगर टीम इंडिया ने अपने ग्रुप में 5 स्पिनर्स जो हैं वो चुन लिए हैं और इस पर सवाल उठ रहा है कि क्या टीम ने जो है, क्या एक बढ़िया टीम, बढ़िया 15 जो है वो नहीं चुनी गई है। आप चलो उसके अंदर मैनेज कर लोगे आप भाई, हो सकता है आपके पास 3 पेसर से आपने तीनों खिला दिए, एक हार्दिक पांड्या भी आपके पास ऑप्शन है, चौथा वो भी है, आप वहां पर ना जाओ मतलब 4-4 पेसर्स के साथ। मगर बात यह है कि 5 स्पिनिंग ऑप्शंस और थोड़ी बहुत कमी पेशी जो है ना वो तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट में नजर आती है। अगर कुछ भी 19-20 होता है तो फिर आपके पास जो है ना उनके बैकअप्स नहीं है, मतलब अच्छे से बैकअप भी नहीं है। बिल्कुल, देखिए सवाल तो बड़ा बेसिक सा है, एक जैसे कितने खिलाड़ी लेके आप जाएंगे? रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, क्या आपको वाकई में 3-3 ऑलराउंडर्स की जरूरत थी? मुझे लगता है नहीं थी। अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा के रहते या तो आप उन दोनों को एक ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि एक मैच में आप 2 को ही खिला सकते हैं मैक्सिमम, वरना 2 की भी जगह मैं बनते नहीं देख रहा हूं। अगर फुल फ्लेजेड प्लेइंग 11 आप देखते हैं तो 2 तेज गेंदबाज के साथ आप जाएंगे, एक तेज गेंदबाज, उसमें मोहम्मद शमी भी हैं 3 में से, वो कितने फिट हैं, कितने रिदम में हैं, ये एक सवाल रहेगा। आपके पास तीसरे पेसर चलिए हार्दिक पांड्या बन जाते हैं। मुझे लगता है कि वॉशिंगटन सुंदर की जगह नहीं बनती थी। वॉशिंगटन सुंदर ने ओडीआई क्रिकेट में कुछ ऐसा कमाल किया भी नहीं है, उनको जबरदस्ती का एक पुश दिया जा रहा है। उनकी जगह शायद आप एक बैटिंग में डेप्थ और एक एक्स्ट्रा बैट्समैन लेके जा सकते थे, यशस्वी जायसवाल के साथ जा सकते थे कि अगर ओपनिंग पोजीशन में इन केस कुछ होता है तो आपके पास वहां पे कम से कम एक बल्लेबाज रहे जो कोप अप कर सके। या फिर मुझे लगता है कि वॉशिंगटन सुंदर की जगह आप मोहम्मद सिराज के साथ जा सकते थे, जो पिछले कई साल से, कई महीनों से लगातार आपके लिए ओडीआई क्रिकेट में बेस्ट काम करते हैं। करंट रैंकिंग अगर उनकी बताएं तो वो नंबर 8 पे हैं ओडीआई क्रिकेट में, और नंबर 1 गेंदबाज भी रह चुके हैं, ज्यादा महीने पुरानी बात नहीं है, और फिलहाल नंबर 8 पे हैं। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि इस टीम में एक जैसे खिलाड़ी इतना लेके जाना, स्पेशली जो आंकड़े अभी हमने पेश किया आपको स्क्रीन पे, फास्ट बॉलर्स का दबदबा वहां पे रहा है, उसके बाद इतना स्पिनर्स को प्रायोरिटी क्यों दी जा रही है, यह सवाल रहेगा। अब जाहिर सी बात है वरुण चक्रवर्ती भी आप लेके जा रहे हैं, कुलदीप यादव भी आपके पास है, दोनों को अगर आप खिलाएंगे तो उसके बाद आपको जडेजा या अक्षर पटेल में से किसी एक को आपने एक बल्लेबाज को माइनस करके आपने एक स्पिनर को टीम में लिया, और जिसकी जगह बनती भी नहीं है। हाँ। जाहिर सी बात है, आप बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझिए। अगर आप प्लेइंग 11 की तरफ देखें, अगर आप ये मानते हैं कि कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती दोनों को आप मौका देते हैं, विच इज फाइन, ठीक है, आप विकेट टेकिंग एबिलिटीज के साथ जाना चाहते हैं, गुड। अगर ऐसा होता है तो आप रविंद्र जडेजा या अक्षर पटेल में से किसी एक को लेंगे, और अगर दोनों को लेने की बात है तो फिर वरुण चक्रवर्ती या कुलदीप में से कोई एक ही खेल पाएगा। बिल्कुल। अब सवाल यह है कि दोनों ही सिनेरियो में आपके पास वॉशिंगटन सुंदर की जगह तो कहीं बनी नहीं रही है। एग्जैक्टली, वो ऐसा लग रहा है कि पटेल ने भी प्रूव किया है रन बना के, आप 4-4 स्पिनर्स के साथ तो उतरोगे नहीं। हाँ। और रही बात उसकी कि भाई तेज गेंदबाजों में आपके कितने ज्यादा इनएक्सपीरियंस है। भाई आपके पास फुल टाइम 3 ही है। हाँ, मोहम्मद शमी, अर्शदीप, मतलब पूरी लय में नहीं है, बिल्कुल, अर्शदीप सिंह है और साथ में हर्षित राणा, दोनों का बहुत नया। उसके बाद आपको जो बैकअप देते हैं वो आपके साथ टीम में ऑलराउंडर के तौर पर हार्दिक पांड्या है। आपके पास पेसर्स 3 ही हैं, केवल 3 पेसर हैं, और हार्दिक पांड्या तो खेलेंगे ही। हार्दिक पांड्या के साथ आप किसी 2 को ही खिलाओगे पेसरों में। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि यहां पे एक मोहम्मद सिराज की जरूरत थी जो एक्सपीरियंस भी लेके आते, बड़े टूर्नामेंट में खेलने का एक्सपीरियंस है, यूएई में खेलने का एक्सपीरियंस है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था जो शायद कवर नहीं किया गया। और अगर चलिए आपको गेंदबाजी यूनिट उतना दुरुस्त ठीक था, आपको लगता है उस हिसाब से, फिर आपको मेरे हिसाब से एक बल्लेबाज भी इंक्लूड करना था। यशस्वी जायसवाल का इंक्लूजन खराब चला गया, आपको इंक्लूड करना था यशस्वी जायसवाल को। अगर शुरुआती आइडिया वही था आपका, यू नेवर नो। शुभमन गिल और रोहित शर्मा में से किसी भी एक बल्लेबाज को लेट्स से टॉप 4-5 में चोट लगी, आप तुरंत यशस्वी को बुला सकते हैं और बाकी खिलाड़ी उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं पोजीशनिंग।
और ये एक बहुत लॉजिकल रीजनिंग थी। मुझे नहीं लगता है कि अगर बैटिंग में किसी को चोट लगी, खुदा ना खास्ता, यशस्वी कुछ को तभी गड़बड़ हो गई, रिजर्व्स में शामिल कर लिया। तो अब आप किसके साथ जाएंगे बैटिंग में? मैं तो नहीं देखता हूं किसी एक्स्ट्रा प्लेयर को। फिर आप वही वॉशिंगटन सुंदर के साथ बैटिंग में डेप्थ पैदा करने की कोशिश करेंगे, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। जो काम 50 ओवर क्रिकेट में यशस्वी जायसवाल या एक प्रॉपर बैट्समैन की जहां पे जरूरत है, वहां पे आप एक वॉशिंगटन सुंदर से काम नहीं चला सकते। और अगर वॉशिंगटन सुंदर मैं गारंटी लेता हूं, अगर वो किसी मैच में खेलेंगे भी तो वो अंडर बॉल होंगे, उनको पूरे ओवर नहीं कराए जाएंगे उनके द्वारा। तो ये बिल्कुल सेंस नहीं बनाता है वॉशिंगटन सुंदर को भी लेके जाना। जाहिर तौर पे नजर आता है कि भाई कुछ कोच हैं, कुछ प्लेयर्स हैं जिनके फेवरेट कुछ खिलाड़ी होते हैं, और वो फेवरेटिज्म जो है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली नजर आता है हर चीज में। आपका बिलीफ सिस्टम कुछ अलग तरीके से काम कर रहा है जो बाकी टीमों का नहीं कर रहा। चलिए, आपने हर्षित राणा, गौतम गंभीर कोच हैं, हर्षित राणा को पुश मिल रहा है, लेकिन हर्षित राणा ने मिडिल ओवर्स में विकेट लेके वो साबित किया कि भाई हाँ ठीक है, एक अच्छा टैलेंट है। ऑस्ट्रेलिया में मौका मिला, वहां पे भी कुछ साबित किया। T20 आईज में अच्छा मौका मिला, वहां पे साबित किया। साबित अगर करे खिलाड़ी, नीतीश कुमार रेड्डी को आपने पुश किया, उन्होंने शतक लगा के कुछ अच्छी पारियां खेल के साबित किया कि ही डिजर्व्स दैट प्लेस। वॉशिंगटन सुंदर का ओडीआई क्रिकेट में भी तक ना इस तरीके का कोई प्रदर्शन है, ना कोई ऐसी परफॉर्मेंस है जहां पे मैच उन्होंने जिताया हो, और उसके बाद भी उनको ये लगातार पुश दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? ये साफ सीधी बात है कि मैं बताता हूं इसका रीजन। गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे जब अहमदाबाद में मुकाबला जीता। उन्होंने बोला कि भाई हम खिलाड़ियों की औसत, उनके आंकड़े नहीं देखते, हम उनकी काबिलियत देखते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, हमारे लिए पोटेंशियल देखते हैं हम। तो चलिए जी, उनको पोटेंशियल नजर आ रहा होगा, उनका भरोसा है। 50 ओवर की क्रिकेट में एक यशस्वी जायसवाल आपके लिए पोटेंशियल मैच विनर है, या वॉशिंगटन सुंदर? मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूं। बिल्कुल जी, और अगर आपने बैट्समैन निकाला है तो बैट्समैन को ही टीम में टेक्निकली जो है ना वो रखना चाहिए था। चलिए जी, हमने आपको कुछ आंकड़े दिखाए, वो वनडे मैच के थे। अभी अभी IL T20 खत्म हुआ है, ठीक है। IL T20 दुबई, शारजा यहीं पर हुआ है, ठीक है जी। इंटरनेशनल T20 लीग है, वहां पर किस तरीके के आंकड़े रहे वो भी आपको दिखा देते हैं, ताकि पिक्चर और क्लियर हो जाएगी कि यहाँ की पिचेस पे अब हो क्या रहा है। यूएई में अभी खत्म हुआ है IL T20 का तीसरा सीजन के टॉप 10 गेंदबाजों में ना सिर्फ एक स्पिनर है। सोचिए, सिर्फ एक स्पिनर, वो भी 10वें नंबर पर। रिकॉर्ड स्पीक फॉर देमसेल्फ, ठीक है, वो भी 10वें नंबर पर। वनिंदु हसरंगा ने 9 मैचेस में 12 शिकार किए और वो टॉप 10 विकेट टेकर्स में 10वें नंबर पर है, सिर्फ एक स्पिनर है जी। 2021 T20 वर्ल्ड कप में ये जरूर है कि स्पिनर्स का जलवा देखने को मिला था। तो टीम इंडिया का अनुभव, रोहित शर्मा का अनुभव, विराट कोहली का अनुभव, टीम मैनेजमेंट का अनुभव, जो सिलेक्टर्स हैं उनका अनुभव प्रोबेबली ये कहता है कि वो पुराने 2021 T20 वर्ल्ड कप के आधार पर मुझे लग रहा है कि वो टीम इंडिया का चुनाव किया गया है। पिचेस बदलती हैं, ठीक है, आप उनका नेचर बदलते हो। यहां पर अब पिचेस का नेचर जो है ना, यूएई में हमेशा से चलन था कि भाई बॉल स्लो और लो रहती है। पाकिस्तान का एक तरीके से होम ग्राउंड हो गया था, बॉल स्लो और लो रहती थी। मगर अगर अब आप जब T20 लीग्स लेके आए हो, आपको चौके छक्के करने हैं, तो पिचेस का नेचर भी तो बदला है। बिल्कुल, पूरी तरीके से, मतलब ये तो समझ से परे है। और 2021 में भी आपने जो मिस्ट्री स्पिनर के नाम पे मेन स्पिनरों को निकाल के मिस्ट्री स्पिनर लेके गए थे, वहां पे क्या हश्र हुआ हमने देखा। 2021 का वर्ल्ड कप किसी बुरे सपने से कम नहीं था टीम इंडिया के लिए। दुबई की विकेट जो है वो मुझे नहीं लगता है कि बहुत रास आई है इंडिया को, अगर इतिहास उठा के भी देखें हाल फिलहाल का। दिक्कत की बात है, इतने ज्यादा स्पिनर्स को प्रायोरिटी क्यों दी जा रही है? जस्ट बिकॉज वो बैटिंग कर सकते हैं, आप उनको नहीं लेके जा सकते। आपको मैच विनर्स लेके जाने होंगे, बहुत नीचे डेप्थ तक बल्लेबाजी लेके आप कुछ नहीं करते हैं। वॉशिंगटन सुंदर को अभी हाल फिलहाल के मैच में मौका मिला था, क्या कर लिया उन्होंने? 12-15 गेंदों में ऐसे ही कुछ 12-15-16 रन, एक आधा रन एक्स्ट्रा बनाए थे, रन बॉल से ज्यादा कुछ खास इंप्रेस नहीं कर पाए हैं 50 ओवर क्रिकेट में। और आप आंकड़े की बात मत करें। चलिए ठीक है कि आपने आंकड़े नहीं देखे हैं, समझ में आता है। हालिया फॉर्म तो देखिए, उस खिलाड़ी ने कुछ भी नहीं किया है। और आप हालिया फॉर्म देखिए यशस्वी जायसवाल का, वो डिजर्व करते थे प्लेस, आप उनको प्लेइंग 11 से बाहर रखते। आई ऑल्सो अग्री, मुझे भी लगता है, इनफैक्ट पूरी इंडियन टीम को लगता है कि भाई 50 ओवर फॉर्मेट में शुभमन गिल और रोहित शर्मा बेस्ट ओपनिंग पेयर हैं। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं है। आप यशस्वी जायसवाल के साथ जाते, भले उनको प्लेइंग 11 में मौका नहीं देते, लेकिन आप उनके साथ जाते। आपके पास एक तरीके के कितने सारे खिलाड़ी रहेंगे, सवाल यही रहेगा। 2 ऑलरेडी स्पिनर थे आपके पास फुल टाइम, उसके बाद 2 ऑलराउंडर आपके पास थे, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स। उसके बाद आपके पास हार्दिक पांड्या के रूप में एक ऑलराउंडर है। फास्ट बॉलर्स हैं, फास्ट बॉलरों की कमी साफ नजर आ रही है स्क्वाड में, और आप स्पिनर पे स्पिनर भरे जा रहे हैं। ये बिल्कुल समझ से परे है। लास्ट मोमेंट पे चाहे वरुण चक्रवर्ती का इंक्लूजन हो केवल एक 50 ओवर का मैच देखने के बाद, या फिर वॉशिंगटन सुंदर का इंक्लूजन हो, ये बिल्कुल समझ से परे है। क्यों है स्क्वाड में, और स्क्वाड को और बेहतर और बैलेंस बनाया जा सकता है। बिल्कुल जी, बैलेंस बनाया जा सकता था, मगर आपने थोड़ा सा ना उसकी बात बोली कि भाई फॉर्म देख लेते, तो फॉर्म जो है वो श्रेयस अय्यर की सबने देख ली है, किस तरीके की फॉर्म है।
कोच साहब का उस पर बयान भी आ गया, क्योंकि कोच साहब से पूछ लिया गया कि भाई आप तो श्रेयस अय्यर को पहले वनडे में बैठा रहे थे, तो क्या जवाब दिया उन्होंने, दिखा देते हैं। श्रेयस को पूरी सीरीज में बेंच पर बिठाने का प्लान नहीं था। हम पहले मैच में यशस्वी जायसवाल को मौका देकर देखना चाहते थे कि वो टीम के लिए क्या कर सकता है। ऑस्ट्रेलियाई दौरे से वो फॉर्म में लौटा था, इसलिए देखना चाहते थे कि वो किस तरह की पारी खेल सकता है। लेकिन एक पारी से किसी को जज नहीं किया जा सकता। हम हमेशा से ये बात जानते हैं कि श्रेयस अय्यर हमारे लिए एक सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी रहने वाले हैं। नंबर 4 पर उन्होंने वर्ल्ड कप या फिर जब भी मौका मिला शानदार खेल दिखाया है। ये जो यूज किया गया ना, सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी, क्योंकि स्पिनर्स को डोमिनेट करते हैं। आप समझ रहे हो दुबई जा रहे हो तो भाई वहाँ पे स्पिनर्स का रोल रहेगा, उस तरीके से तेज़ गेंदबाजों का उतना जलवा नहीं रहता है। तो आप मान के चल रहे हो कि श्रेयस अय्यर जो है आपके सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, मगर इसी सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी को आप जो है ड्रॉप कर रहे थे। ठीक है, अब उसी का उन्होंने जवाब कवर दिया। करने की बात है, ये कवर करने वाली पूरी बात है। तरीके से कवर करते हुए देख रहा हूं मैं ये। अब चूंकि उन्होंने रन बना दिए और उन्होंने डायरेक्टली ये बात बोल भी दी मीडिया के सामने आके ये बात बोल दी, तो आपको स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है, वरना तो आप इस बातों को दबा के चले जाते हो। और ये चीजें बड़े दिनों से होती आ रही है इंडियन क्रिकेट में, लगातार फ्रेंचाइज क्रिकेट का या जो भी फेवरेटिज्म है वो लगातार किया जा रहा है। ये साफ झलक रहा है कि किनको किनको मौके मिल रहे हैं और किनको किनको मौके नहीं दिए जा रहे हैं। और ये एक दिक्कत की बात है, क्योंकि जो इसमें बहुत सारे खिलाड़ी तो बिल्कुल एप्ट हैं, सूटेड हैं, समझ में आता है, रिकॉर्ड, हालिया फॉर्म सब कुछ बेहतर चल रहा है। लेकिन बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिन्होंने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया और जिनको लगातार बैक किया जा रहा है। दिक्कत इस बात से है, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आप मैच विनर्स लेके जाइए, आप रिप्लेसमेंट खिलाड़ी के तौर पे खिलाड़ियों का चुनाव मत कीजिए। ये बिल्कुल समझ से परे है। वॉशिंगटन सुंदर की जगह नहीं बनती थी टीम में। बिल्कुल जी, वॉशिंगटन सुंदर जो है वो आयुष को थोड़े से अभी जो है खटक रहे हैं बहुत लोगों को, क्योंकि भाई आप देखिए एक 15 की प्लेस जो होती है ना, उसमें एक एक खिलाड़ी की ना आपको फिर वैल्यू वर्थ होनी चाहिए। ठीक है, वहाँ पर वो चीज़ नज़र नहीं आ रही, मगर श्रेयस अय्यर की वैल्यू और वर्थ जो है ना वो समझ में आ गई है। चलिए जी, गौतम गंभीर की नज़र में तुरुप का इक्का श्रेयस अय्यर हो सकते हैं। सुनील गावस्कर की नज़र में चैंपियंस ट्रॉफी में अगर चैंपियंस ट्रॉफी जीतनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, वैसे तो टीम गेम है, सारी टीम इंपॉर्टेंट होती है, टीम एफर्ट इंपॉर्टेंट होता है, मगर वो बोल रहे हैं कप्तान साहब सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों बता देते हैं क्या बोला उन्होंने। रोहित शायद वनडे में सबसे विस्फोटक ओपनर है और अगर भारत 2013 में जीती गई ट्रॉफी को फिर से हासिल करना चाहता है तो उनकी शानदार फॉर्म बहुत जरूरी है। इस फॉर्मेट में बहुत कम बल्लेबाजों ने कई बार दोहरे शतक लगाए हैं और रोहित उन चुनिंदा बल्लेबाजों में से एक हैं जिन्होंने ऐसा किया है। टीम के कैप्टन के लिए फॉर्म में रहना इसलिए भी अहम है क्योंकि वो दबाव में रहते हुए अच्छे निर्णय लेने में सक्षम फिर रहता है। बिल्कुल लॉजिकल बात जो है यहां पर बोली है कि भाई सिर्फ बात ये नहीं कि कप्तान है, ओपनर भी है। ठीक है, अगर आपको ऊपर से अच्छी शुरुआत मिलती है तो 2023 वर्ल्ड कप में क्या हुआ कि अगर उन्होंने क्विक फायर 50, 60, 70 बना दिए, वो दुनिया ने यहां पर देखा है। चलिए जी, अब ये इन दोनों की राय है, हमने आपके सामने रख दी कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी में ये दोनों दिग्गज क्या सोच रहे हैं। टीम इंडिया के लिए ट्रम्प कार्ड कौन साबित हो सकता है, क्या स्ट्रैटेजी है टीम इंडिया की, वो हमने आपको डिस्कस यहाँ पे करी ली कि स्पिन पर जो है वो टीम इंडिया ज्यादा बैंक करती हुई नजर आ रही है 15 को देखकर। 11 में क्या होगा ये देखने लायक बात जरूर होगी। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। आईपीएल जो है वो होगा चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, तैयारियां उसकी शुरू हो गई हैं। नए नए कप्तान जो भी टीम अनाउंस कर ही रही है, जिनके भी पास कप्तान नहीं था या कप्तान का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, आरसीबी ने अपने नए कप्तान का अनाउंसमेंट कर दिया, थोड़ा सा हैरान कर दिया। ठीक है, नए सीजन के लिए रजत पाटीदार जो हैं वो आरसीबी के कैप्टन होंगे। 2021 से आरसीबी की तरफ से जो है रजत पाटीदार खेल रहे हैं। 2024 मतलब पिछला सीजन उनका अच्छा गया था, 15 मैचेस में 5 अर्धशतक और 395 रन उन्होंने लगाए थे। घरेलू क्रिकेट में मध्य प्रदेश की कप्तानी करते हुए उनका रिकॉर्ड अच्छा है। ठीक है, अभी जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हुई 2024-25 में, उसमें मध्य प्रदेश की टीम फाइनल तक पहुंची थी। ये सारी चीजें नजर आ रही हैं, मगर इनके जो एक अधिकारी थे उन्होंने ये बोला हमारे पास 2 ऑप्शन थे, या तो विराट कोहली या रजत पाटीदार। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर आप दुनिया में किसी भी बंदे को 2 ऑप्शन दोगे, विराट कोहली या रजत पाटीदार, वो क्या चुनेगा? अगर वो समझदार इंसान होगा तो वो विराट कोहली चुनेगा, वो रजत पाटीदार क्यों चुनेगा? तो ये पहली बात तो, अगर विराट अवेलेबल नहीं है तो भाई आपको ये सब बातें बोलने की जरूरत ही नहीं कि भाई वो कप्तानी के लिए अवेलेबल है या नहीं, आप नए कप्तान के अनाउंसमेंट कर देते। ये बात बोल के आपने एक बड़ी अजीब सी बात कर दी कि 2 ऑप्शन थे, हमने रजत पाटीदार को चुन लिया। क्यों भाई? मतलब क्या उन्होंने ज्यादा सबसे सफल टेस्ट कैप्टन है वो, ठीक है, उनका औहदा कितना बड़ा है ये सब जानते हैं, तो भाई ये अजीब सी बात है। मगर चलिए जी, आपने जो चुना सो सुना। अब आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दें कि चौथे भारतीय होंगे ये
जो आरसीबी की कप्तानी करेंगे। पहले द्रविड़ थे, फिर कुंबले थे, फिर विराट कोहली थे, अब रजत पाटीदार है। बिल्कुल लेजेंड्स की लिस्ट में मतलब इसमें से वो ऑड वन आउट निकालना हो तो ठीक है, रजत पाटीदार ही होंगे। खैर बट कोई नहीं, देखिए उनके हिसाब से और पिछले सीजन सैलरी 20 लाख रुपए थी, इस सीजन 11 करोड़। कमाल की स्टोरी है। देखिए आप इतना डिनाइल कर रहे हैं, मुझे लगता है रजत पाटीदार से आपको कुछ खास लगाव नहीं है, लेकिन लगाव की बात नहीं। देखिए उनका कहना गलत था, झटके थोड़ी होते हैं। एग्जैक्टली, ऑप्शन नहीं है विराट कोहली, कप्तान इज बाय नॉट बाय चांस। एग्जैक्टली, विराट कोहली ने सामने से मना किया होगा कि भाई ऐसा नहीं है, उन्होंने पूछा नहीं होगा, पूछा होगा कि क्या आप दोबारा से कप्तानी करेंगे, इफ यस हम आपके साथ जाना चाहते हैं, लेकिन विराट कोहली ने मना किया होगा कि नहीं। और इनफैक्ट विराट कोहली का एक स्टेटमेंट भी आया था, मतलब डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, सूत्रों के हवाले से बताया गया अभी था कि भाई मैं किसी भी जूनियर कैप्टन के अंडर में खेलने के लिए राजी हूं, मुझे कोई दिक्कत की बात वैसे आ भी गया उनका रजत पाटीदार के कप्तान बनने पे बयान कि भाई हम तुम्हारे पीछे, पूरी टीम तुम्हारे पीछे खड़ी है, तुम इस आइकॉनिक टीम को लीड करोगे और हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, बिल्कुल जिस तरीके से। और आरसीबी का जो मैनेजमेंट है, खेमा है, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि भाई विराट कोहली को लीड करने के लिए कप्तानी की जरूरत नहीं है, वो लीडर बाई वो डिफॉल्ट लीडर है, वो ग्राउंड पे उतरेंगे फील्ड पे तो वो कप्तानी करेंगे, बैटिंग करते हैं तो अपनी बैटिंग से लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाला काम करते हैं, तो विराट कोहली वो और हमने देखा है, फाफ डुप्लेसी मतलब चेहरा कोई और है, एग्जैक्टली ठीक है, और कप्तानी विराट कोहली लगभग आप कह सकते हैं, क्योंकि विराट कोहली, अब जाहिर सी बात है, आप सोच के देखिए ना, रजत पाटीदार का एक्सपीरियंस इंटरनेशनल क्रिकेट में या विराट कोहली के ऑरा के सामने कुछ भी नहीं है। अगर विराट कोहली लेट से फील्ड पे एक बार कह दें कि यश दयाल आप थोड़ा सा लेफ्ट आइए या आप ऊपर आ जाइए, सर्कल में आ जाइए, कोई भी फील्ड चेंज करते हैं फॉर एग्जांपल, आपको क्या लगता है रजत पाटीदार की इतनी हिम्मत है कि वो मना कर पाएंगे कि नहीं नहीं साहब मुझे वो फील्ड वहीं चाहिए? नहीं कर पाएंगे। अगर विराट कोहली ने कह दिया कि ये ओवर रजत पाटीदार आपको यश दयाल को देना चाहिए, क्या रजत पाटीदार के पास वो सलाह माननी पड़ेगी? दैट्स द काइंड ऑफ ऑरा विराट कोहली हैज। और सारे सीजन एक ही टीम के लिए खेलना, लॉयल्टी फैक्टर भी है कहीं ना कहीं। विराट कोहली ने सामने से मना किया होगा तभी रजत पाटीदार पे पार्टी स्विच करती है, वरना ऐसा कोई सीन नहीं था। अच्छी बात यह है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो हाल फिलहाल में हुई, उन्हीं की कैप्टनसी में फाइनल तक का सफर तय किया, तो अच्छा कप्तानी हुई। श्रेयस अय्यर की टीम ने फाइनल में, मुंबई की टीम ने सैयद मुश्ताक अली में हरा दिया था मध्य प्रदेश को, वरना एक अच्छा लॉन्ग रन मध्य प्रदेश की टीम इतना बेहतर करने के लिए जानी नहीं जाती है, लेकिन अपने दम पे अपने कप्तानी के अंडर में उस टीम को लेके गए और कहानी देखिए कितनी कमाल की है। 2021 में आरसीबी में ज्वाइन होते हैं, आरसीबी की टीम में ज्वाइन होने के बाद 4 मैचेस उस सीजन में खेलने को मिलते हैं, कुछ खास नहीं कर पाते हैं, टीम से हो जाते हैं ड्रॉप। 2022 में सबको याद होगा मेगा ऑक्शन हुआ था, 2022 में मेगा ऑक्शन होता है और उसमें रजत पाटीदार अनसोल्ड चले जाते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। उसके बाद कोई सिसोदिया, लवी सिसोदिया या कुछ ऐसे करके नाम था खिलाड़ी का, मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता हूं, 20 लाख उनकी बेस प्राइस थी, उनको लगती है चोट, उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर किसको लिया जाए, नाम आता है रजत पाटीदार का। रजत पाटीदार मात्र 20 लाख रुपए में ज्वाइन करते हैं आरसीबी 2022 में, और पिछले सीजन भी 20 लाख रुपए थे। कमाल का काम किया, मतलब इंपॉर्टेंट लॉटरी रजत पाटीदार की लगी, अब आरसीबी की लगती है या नहीं लगती है, ये देखने लायक बात होगी। बहुत इंटरेस्टिंग, बिल्कुल जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। अभी मुझे और आयुष को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।